नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन जो है आपके कंसेप्ट के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके जो है पेडागॉजी के रहने वाले हैं। ईवीएस में 30 में से 30 नंबर लाना है तो 50 क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है कंसेप्ट और पेडागॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से होने वाला है। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं और प्रश्नों की बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को देखना है और अंत में आपको कमेंट करके भी बताना कि 50 में से आप लोगों का स्कोर कितना है। मान लीजिए आज ही आपका एग्जाम हो रहा है, ये 50 क्वेश्चन से आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आइए जानते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, आर्थर टांसले या अर्नेस्ट हैकल की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इकोलॉजी की बात की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं इकोलॉजी शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया है? अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो बीज अंकुरण की अवधारणा को अगर आप पढ़ा रहे हैं, ईवीएस की कक्षा में बैठे हुए हैं, तो सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं, यह पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों को फोटो दिखाकर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या कह सकते हैं कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाना और गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप बीज अंकुरण की अवधारणा को बढ़ाएं तो सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा होता है? सभी लोग बताइए। चट्टान दोस्तों नॉर्मल तौर पे सभी लोग जानते होंगे कि चट्टान जो है 3 प्रकार की होती है। अब आपका प्रश्न बनता है कि चट्टानें 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तब आपके जवाब होने चाहिए, पहला होता है आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और दूसरा रूपांतरित चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान तब बनता है जब गर्म तरल चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, ये मैग्मा जो निकलता है, जो ज्वालामुखी फटता है, ये मैग्मा निकलने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तब यहाँ पे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में? सभी कमेंट कीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल कितने दोस्तों टाइगर रिजर्व हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या 6 है, जिसमें सतपुरा टाइगर आता है, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधा और संजय डुगरी। ये आपके 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में 5 नेशनल पार्क भी हैं और 10 सेंचुरी भी हैं। देश का हृदय मध्य प्रदेश जो कहलाता है, पहली बार बाघों की संख्या में 785 में शीर्ष पर पहुंच चुका था। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में? सभी लोग बताइएगा। उत्तराखंड प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या असम में है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं कि जब भी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात की जाती, एक ही प्रदेश आता है, वह है दोस्तों बिहार। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के कहाँ पर है? भागलपुर जिले में स्थित है। अभयारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। गंगा को डॉल्फिन को भारत राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित भी किया गया है। जो गंगा की डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है हमारे भारत का। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, मुंबई, मैसूर या लखनऊ को कहा जाता है? सभी कमेंट करके बताइए। किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे?
मुंबई की बात हो रही है। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका निर्माण 1911 के दिल्ली दरबार से पहले 2 दिसंबर 1911 को अपोलो बंदर अर्थात मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे बोला जाता था, भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी पत्नी मैरी ऑफ टेक के आगमन की स्मृति में किया गया था और यह किसी ब्रिटिश सम्राट की भारत की पहली यात्रा थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्लार्क वी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या खेल से संबंधित हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्लार्क वी केविन पुरस्कार जो संबंधित होता है यह वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत आ जाता है। जो वन्यजीव सुरक्षा पर बेस्ड होते हैं इनको क्लार्क वी बेबिन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न जो और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगा देता है? अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक संधि एक प्रोटोकॉल है जिस पर अंटार्कटिका के खनन पर रोक लग सकता है या रोक लगता है और वह होता है अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। अगला है एनसीएफ से। आपको पता है ईवीएस में एनसीएफ से प्रश्न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव को समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, या कह सकते हैं अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को जो है पेश करना चाहिए। नीचे कूट वाले ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए एनसीएफ 2005 में आपका उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान की पाठ्यचर्या की बात करें तो अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने के लिए जोड़ा जाए, इसके साथ अवधारणाओं तक गतिविधियां प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए और इसके बाद आपका आ जाता है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करना, अर्थात ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन आ जाता है। तो ए बी डी किस में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, कूट वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि एक पुरुष जिनका रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, यानी कि मेल का रक्त समूह ओ है और फीमेल का रक्त समूह यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है? तो उसके चाहे ओ हो चाहे ए पूछा जाए तो 50-50% संभावना होती ही ना, लेकिन लॉजिकल समझिएगा। वैज्ञानिक विचार के अकॉर्डिंग देखें, अगर जिनका रक्त समूह पुरुषों का ओ है और महिलाओं का ए है तो उसका पहले बच्चे का रक्त समूह ज़्यादा कितने परसेंट ओ होने की चांसेज है? 25% होने की चांस है। और यह वैज्ञानिक नियंत्रण को प्रयोगों द्वारा खोज और परखों के द्वारा जो है यह बताया गया है। अगला है ईसी को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों में पहचाने कि ईसु कहाँ गलत हो गई। ईसु एक बालिका है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसको मौसम रिपोर्ट के लिए एकत्र करने के एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया था। अब संकेत में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शन दिए गए हैं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। वह हर एक दिन वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। या ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं कि वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। देखिए यहाँ पे देखा जाए, अगर ईसी को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने के लिए एक व्यक्तिगत कार्य दिया जाता है तो आकलन के अकॉर्डिंग देखा जाए वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ये आपका गलत होगा, बाकी जो अनुमान आपके सही दिए गए हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत अनुमान यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि टूटता तारा जिसे हम उल्का कहते हैं ये क्या होता है? क्या ये एक समान गति से चलने वाला तारा होता है? एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है? एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है? या उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है?
तो एक उल्काव होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायु घर्षण के कारण यह इसमें चिंगारी होती है, केवल वायु घर्षण के कारण होता है, जिससे हमें जलता हुआ दिखाई देता है। इसी को टूटा तारा या उल्का कहते हैं, ये उल्काव होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना किस प्रकार से होगा। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को अगर स्पष्ट करने के लिए कविता कहानी का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद मिलता है बच्चों को, क्योंकि कविता और कहानी के माध्यम से आप पाठ प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते जाना है, फीडबैक करते जाना है, तैयारी जारी रखना है, क्योंकि इस बार 101% जो है एग्ज़ाम को फतेह करना है। साथियों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या भाई आपका वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, या विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन जिस ऑप्शन में होता है कि वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, किसी पक्षधर नहीं होते। पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग किसी प्रश्न पर, किसी ऑप्शंस पर अगर डाउट है, आप लोग बेफिक्र आप लोग हमें कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। दोस्तों विज्ञान की पाठचर्या, जी हाँ, विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या होता है। अगर विज्ञान की पाठचर्या है उसमें संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। देखिए, ईवीएस में एनसीएफ से लेके 3 से लेके 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ईवीएस में जो है एनसीएफ 2005 से 3 से लेके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और एनसीएफ से जितने भी टॉप क्वेश्चंस बनेंगे हम आपको क्रिएट करके बताएंगे और इन स्क्रीन पर आपको दे भी दिया जाएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान की पाठचर्या में कौन सा अनुशंसित हो जाएगा। नीचे आपके ऑप्शंस है और कूट वाले भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा कि अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, अवधारणाओं तक गतिविधि प्रयोगों द्वारा जो है पहुँचा जाना चाहिए, और इसके साथ साथ अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता होती है। अर्थात पहला ऑप्शन जो कह रहा है ABD ऑप्शन, ये हमारे होने चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान की पाठचर्या के अनुशंसित करने के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पहचानना है कि विज्ञान के बारे में क्या सत्य दिया गया है। देखिए, विज्ञान के बारे में हमारा सत्य कथन यह है कि सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में बालक बालिकाओं में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति होती है। अब देखिए, बालक बालिका स्टूडेंट में, शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए जो उपयोगी रणनीति होगी वही होगी अवधारणा मानचित्रण का प्रयोग करना। क्या होगा, और जो अवधारणा होती है उसके मानचित्रण का उपयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों प्रोत्साहन करने के लिए आप निम्न में से सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। अगर लड़कियों को प्रोत्साहन करना है विज्ञान के प्रति तो एक को छोड़कर किसको आप बता सकते हैं या आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो एक निगेटिव पक्ष में ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करें, अच्छा और बेटर होगा। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच शिक्षार्थियों को जोड़ने के लिए बोलें। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थी बालक बालिकाओं को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, ये गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पे फिर लिंग पक्षपात हो जाएगा। लड़कियां हमेशा हावी रहें, तो यहाँ लिंग पक्षपात पेडागोजी में नहीं होता, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपको, इसको छोड़कर बाकी तीनों हमारे सही दिए गए। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि। देखिए, अपसारी और अभिसारी ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे खुला और बंद। जिस प्रकार से खुले वाले प्रश्न होते हैं उस प्रकार से अपसारी बोला जाता है।
और बंद प्रश्न अर्थात अभिसारी, ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं आप। तो विज्ञान के टीचर हैं और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों पूछना चाहिए बच्चों से। नीचे ऑप्शंस कूट वाले दिए गए हैं। देखिए इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, यह बालक बालिकाओं शिक्षार्थियों के सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ACD ऑप्शन, अब देखेंगे हमारा ACD ऑप्शन जो दिया गया, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया जो हमारा सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन कंसेप्ट के करेंगे। इसके पास 20 क्वेश्चन आपके EVS पेडागोजी के करेंगे। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर में आकलन में किस प्रकार से शामिल होना चाहिए? इसमें शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थी को शामिल करता है। किस प्रकार से शामिल करता है? दृश्य और श्रवण सीखने के लिए। प्रदर्शन का उपयोग अगर मुख्य रूप से अगर प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो किस शिक्षार्थियों को क्या शामिल होगा? दृश्य और श्रव्य दोनों सीखने के यहाँ पे शामिल हो जाते हैं कि प्रदर्शन में बच्चे समझते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अगला है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में जो सही दिया गया है कि रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्थापित एक प्रोटीन होता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, लेकिन प्यूपा या कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। यह आपके रेशम फाइबर या रेशम कीट के जीवन चक्र के कथन से संबंधित आपका नहीं कथन होगा, या संबंधित कथन नहीं दिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशम जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा या पशु रेशा होता है। रेशम कीट रेशम की कताई के लिए जिम्मेदार होता है, इसे रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है और रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। तो दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? क्या वह अग्नाशय ग्रंथि है, थायराइड है, एड्रिनल है या पीयूष है? सभी लोग बताइएगा। देखिए मानो इन हमारे में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है, और वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि। हमारे और आप में एक पीयूष ग्रंथि ऐसी होती है जो 2 हार्मोन को स्रावित करती है। ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा? सही कथन है कि सभी अधातुएं अतन्न अर्थात तन्न नहीं होती। जितने भी अधातु होंगे सभी तन्न नहीं होती। सभी तन्न नहीं होती हैं, सभी अतन्न होती हैं। दोनों चीज़ें सेम दिया गया है, कन्फ्यूज नहीं हो। अतन्न मतलब तन्न ना होना या तन्न नहीं, दोनों चीज़ें दी गई। तो सभी अधातुएं अतन्न होती हैं, ये सभी धातुएं तन्न नहीं होती हैं। दोनों चीज़ों समझ लीजिए। अगला, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाता है? तो कोई भी विशिष्ट क्षेत्र हो और उसमें विशिष्ट रूप से पाई जाने वाला जो स्पीशीज होता है उसी को ही विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु X और धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? देखिए X और Y धातु लवण विलयन से विस्थापित हो जाएंगे, परंतु Z को उसके लवण विलयन को विस्थापित करने का योग्य नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हमारा Z ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल को सरकने के लिए रेशम को निम्नलिखित बल से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? रेशमा दिया गया है, ठीक है।
रेशमा को जो है बल किससे जो है अधिक बल लगाना चाहिए, जिससे अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल को सरकाना है। तो किस पर अधिक बल लगेगा, क्योंकि सरकाना है तो धरती पर रखा हुआ है कोई भी सामान, ठीक है, धरती पर रखा हुआ है अर्थात वहाँ पे स्थैतिक घर्षण पर अधिक बल लगाना होगा या अधिक बल देना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करेगी। पहला ऑप्शन हमारा सही दिया गया। अगला प्रश्न है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर हमें लवण और जल के जो मिश्रण है उसको पृथक करना है तो उसमें आपका आसवन विधि से कर सकते हैं, उबाल कर सकते हैं, निस्तरण करके कर सकते हैं, लेकिन निस्यंदन जो है ये आपका विधि सहायक नहीं होगा लवण और जल मिश्रण को पृथक करने के लिए। इसके बाद अब प्रश्न की बात करेंगे, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। अब देखिए, प्रकाश का ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसका उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शंस भी दिए गए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, पहले तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये जानना जरूरी है, और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या जानना जरूरी है कि प्रकाश जो होता है वह आपका अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ए डी ऑप्शंस आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिएगा, पेडागॉजी का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है ईवीएस पढ़ाने का किस में उद्देश्य हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, तो जिज्ञासा जगाना पेडागॉजी में पॉजिटिव शब्द होता है। इसके बाद संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थी का नेतृत्व करना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ईवीएस पढ़ाना तो इसके लिए उत्तर मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ नेतृत्व, ये आपका नहीं होगा। बाकी जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात कर लेना, ये आपका हो जाएगा। तो ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन हमारे ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य होंगे प्राथमिक स्तर पर, लेकिन सी ऑप्शन प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, 1st to 5th क्लास के बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। दोस्तों, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार कैसा होगा। अगर आप ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक है उसमें रेलवे टिकट का अगर आप नमूना दिखा रहे हैं और ऐसा विचार आ रहा है, तो ऐसे विचार वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने के लिए क्या देता है, अवसर देता है। और जहाँ पे पेडागॉजी में अवसर शब्द आए बच्चों के लिए, तो समझ जाइए कि वो बेस्ट आपका कैसा। ये बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न हमारा यह पूछा जा रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, बीज अंकुरण। देखिए, बीज अंकुरण की अगर बात करते हैं, सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाने की बात की जा रही है, तो बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करें और उनका चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। इसके साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों में मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेना, ये तीनों ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने के उद्देश्य हैं। लेकिन छात्रों के मन को भ्रमित करना, यह ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों की कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, तो किसकी आप अनुमति देंगे, किसकी नहीं देंगे, ये समझना जरूरी है।
देखिए, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वो जहाँ दिखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए कहना। अपनी ड्राइंग किताबों साथ ले जाने के लिए कहना। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ये आप नहीं कहेंगे, ठीक है। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाना, कोशिश करना, उनका नाम लिख लेना, लिस्ट बना लेना, ये कह सकते हैं। लेकिन घर से भोजन लेके जाना ये आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग समझ चुके हैं, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर 1st to 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? 5 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्राथमिक स्तर में मूल्यांकन में जो शामिल होना चाहिए कि शिक्षार्थी, बालक बालिकाएं और अभिभावक के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक का अवलोकन होना। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किए जा सकते हैं। तो ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किस प्रकार से किए जा सकते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रकार में हमारा छात्रों को अपने दम पर सीखना और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, नोट्स और पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को हमारे लाइक करना मत भूलिएगा। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, चाहे नोट्स की बात करें चाहे क्लासेज की बात करें। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है? तो असाइनमेंट के बारे में जो हमारा कथन सही दिया गया है कि असाइनमेंट शिक्षार्थी बालक बालिका को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। जहाँ भी ये बच्चों को अवसर की बात की जाए, पेडागोजी में पॉजिटिव ऑप्शंस हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ना है तो उसके लिए आवश्यक कौशल क्या शामिल होता है? स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। इस टॉप 50 क्वेश्चन को कंसेप्ट और पेडागोजी वाली क्लास को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। किस में हमारा मदद करता है? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता कहानी कहने का उपयोग किस में मदद करेगा? विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रगति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देता है। और छात्र की क्षमता को बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ना कहीं पेडागोजी में पॉजिटिव हमारा ऑप्शंस हो जाता है। अगला है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी को हाथों और गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। क्योंकि इससे उन्हें किस में मदद मिलती है? इससे उन्हें अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं के अन्वेषण करने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षिका अध्यापिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ा रही है। वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। तो ऐसा करना शिक्षिका के लिए क्या उपयोग कर रहा है? ऐसे करने के लिए प्रेरक दृष्टिकोण जो है उपयोग हो रहा है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले जा रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। तो शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार की चर्चा करने की कोशिश कर रहा है? पशुओं के अधिभार और शोषण की चर्चा करने की बात कर रहा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों का समग्र विकास। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संकेतक है। किसका संकेतक हो जाता है? बच्चे क्या जानना चाहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। किस प्रकार से एक प्रभावी शिक्षण रणनीति आपकी हमारी हो जाती है? वह हो जाती है कि यह एक दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। और कल्पना करने की क्षमता विकसित की बात कर रहे हैं
ये आपका हो जाएगा। किसी में मदद करने की बात हो रही है, किसी में विकसित की बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी लेखन की बात की जा रही है, लेकिन संदर्भ की बात करें, संदर्भ से स्थित की कल्पना करने की क्षमता होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात की जा रही है, इसलिए बी ऑप्शन हो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्यौहार पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये उनकी मदद करेगा। ये उनकी किस में मदद कर लेगा? ये उनकी दोस्तों इन त्योहारों के बारे में जानने में भी मदद करेगा और हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में जो मौजूद विविधताएं हैं उनको समझने में भी मदद करेगा। यानी ए और बी दोनों में मदद करेगा, तो डी ऑप्शन हमारा जो कह रहा है वह हमारा सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, ये समय के साथ बदलता रहता है, इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, इसका विस्तार होता रहता है। देखिए, विज्ञान का ज्ञान एक गतिशील शरीर होता है क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है। गतिशील, यहीं पर हमारा आंसर हो गया। गतिशील का मतलब यही होता है कि हमेशा चलते रहना, मतलब जब चलेगा तो कहीं न कहीं बदलाव भी होता है, तो समय के साथ बदलते रहे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है, केवल प्रयोग से, प्रयोगशाला केवल काम करती है, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना या हाथों के अनुभव से। तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि विज्ञान में व्यवहारिक कार्य क्षेत्र में शामिल है, और वह हो जाएगा दोनों, सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ने में शामिल हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न करेंगे जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, पाठ्यक्रम या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि विज्ञान शिक्षण में किसका दृष्टिकोण होना चाहिए, किस पर केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ ही साथ 50 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया, 50 प्रश्न में आपके कितने सही हुए हैं, ये भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। डेली हमारे 11:30 में क्लास होती है और डेली हमारे 7:30 में आपकी क्लास होती है CDP बाल विकास की। तो क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट है, क्लासों को अटेंड कीजिए। बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज धीरे धीरे होंगी। प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट, MCQ जाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, सारा कुछ मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपके अगली क्लास पे इवनिंग पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।